हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। कोरोना काल चल रहा है तो सेफ्टी हमारी अपने अपने हाथों में है। तो मास्क पहनते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। देखिए दोस्तों, आज फिर मैं अपने नए चैनल रीड विद पैशन में आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। और ये आपका 7th क्लास का जो लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री सेक्शन का। तो आज इसके चैप्टर के होते ही हमारा जो है आपका 7th क्लास की जो है आपकी हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद कल से जो है हम 8th क्लास के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि डेली हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएँ, ताकि जल्दी से जल्दी हम कोर्स को कंप्लीट कर सकें। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीट की जो वैकेंसी है उसका अनाउंसमेंट हो गया है। 25 अप्रैल जो है वो आपकी डेट फाइनल की गई है सीएम के अकॉर्डिंग, जैसा कि सीएम ने बताया था। तो समय को अब हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप भी तैयारी कर रहे हैं, पैशन के साथ करते रहिए और पैशन के साथ हम आपको पढ़ाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए शॉर्ट एंड स्वीट जो नोट्स हैं या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपके लिए लेकर आएँ। और अब जैसे जैसे हम ये चैप्टर्स पूरे करेंगे, साथ में मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए एक नोट्स लेके आऊँ। और नोट्स में जिसमें हमने सिर्फ जो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उन्हीं को डिस्कस करें, हमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा ना देखना पड़े और हम टॉपिक वाइज उन चीज़ों को पूरा करेंगे। तो कल से मैं आपके लिए 8th क्लास का जो हिस्ट्री का सेक्शन है वो कराऊंगी। और साथ ही साथ हमारी जो वीक में 2 या 3 जो है नोट्स वाइज जो है आपके लिए वीडियोस आएंगी। तो चलिए अब हम पैशन के साथ स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। क्योंकि जितना सपोर्ट्स आप हम लोगों को देंगे उतना ही हम में भी मतलब क्रेज़ बढ़ेगा, पैशन बढ़ेगा कि हम आपके लिए और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है लोक संस्कृति, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इसमें से आपका कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता है। इसमें हम शक्ति पीठों के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे, इसमें जो आपके आपके जो देवी देवता हैं राजस्थान में उनके बारे में पढ़ेंगे। और देखिए साथ में जो आपके लोक बात तंत्र हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आपका इनमें से आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गौरवशाली अतीत शक्ति भक्ति त्याग और तपस्या स्थली राजस्थान का जितना विविधतापूर्ण प्राकृतिक परिवेश है उतना ही सजला सजीला है इसकी संस्कृति वैभव। देखिए, राजस्थान जो है, अगर हम संस्कृति के बारे में बात करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा विशाल है। क्योंकि इसमें ना आपको हर चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अगर चित्रकला के उससे देखते हैं तो हमें यहाँ के दुर्ग देखने को मिलेंगे, किला देखने को मिलेगा। यहाँ की आप चित्रकला शैली को देखिए, उसमें कितने सुंदर चित्र बनाए गए हैं। अगर यहाँ पे छतरियों के निर्माण देखते हैं हम, यहाँ में दुर्ग देखने को मिलेंगे। ऐसे दुर्ग जो आपको शायद विश्व में कहीं भी नहीं मिलेंगे, वो अपने आप में जो है बहुत ही अलग हैं। ठीक है, यहाँ के अगर आप नृत्य देखिए, और नृत्य आपको यहाँ राजस्थान का नृत्य बहुत फेमस है। मतलब अगर टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ बाहर से आने वाले विदेशी लोगों के लिए देखने के लिए बहुत कुछ है। और जो बाहर से जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं आपके राजस्थान में ज़रूर आते हैं देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी विरासतें हैं, अनगिनत चीज़ें देखने के लिए हमें मिलती हैं। इसीलिए कहते हैं हमारा सजीला राजस्थान। समृद्ध लोक संस्कृति की परिचायक तीज त्योहार, उमंग उल्लास के प्रतीक मेले, आस्था और विश्वास के केंद्र यहाँ की उपासना स्थल। कहीं घूमर तो कहीं चंग की थाप पर गीदड़, कहीं चक्री तो कहीं भवाई नृत्य के रोमांचक करतब, कहीं गैर नृत्य की गमक तो कहीं विद्युत गति की तेरा ताली, कहीं अलगोजे की मधुर तान तो कहीं सुरनाई। रंग बिरंगे राजस्थान की लूठी अनूठी संस्कृति विरासत है यहाँ की लोक संस्कृति, जिसका आकर्षण विदेश देश विदेश पर्यटकों को यहाँ खींच लाता है। देखिए, अब हम यहाँ के जो प्रमुख शक्ति पीठ है उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो आपके इसमें इसमें आपके जो 3-4 टॉपिक हैं जो राजस्थान से रिलेटेड वो आ रहे हैं। इसमें हम शक्तिपीठ पढ़ेंगे, हम इसमें वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, इसमें हम नृत्य पढ़ेंगे, इसमें हम दुर्ग के बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। दुर्ग तो हम पहले भी देख चुके हैं राजस्थान के। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जब हम 11th-12th की हिस्ट्री देखेंगे उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें राजस्थान के बारे में देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ मैं पर्टिकुलर एक टॉपिक के साथ ही मतलब पूरे नोट्स लेकर आऊँगी, जिसमें आपके पूरे राजस्थान की जितनी भी छतरियाँ हैं, जितने भी वाद्य यंत्र हैं, मतलब प्रॉपर आपको जो मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं।
पगे पगे देव अने डगे डगे देवरा लोक भक्ति की चरितार्थ करती राजस्थान का घरा कई लोग आस्था केंद्रों को समेटे हुए। सदियों से ये आस्था स्थल मानव मन की अपूर्ति मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आ तो सुरंगा ने सरमावे इड़ पर देव रमण ने आवे इड़ सो जस नर नारी गावे। पंक्तियां राजस्थान की पवित्र धारा को ही भव्यता प्रदर्शित करती हैं। राजस्थान में अनेक शक्तिपीठ हैं, उनमें से यहाँ कुछ वर्णन किए गए हैं। ये जो है इनमें जो शक्तिपीठ तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये फेमस है जिनके बारे में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। केला देवी पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध शक्तिपीठ केला देवी करौली से लगभग 25 किमी की दूरी पर स्थित है। त्रिकुट पर्वत की सुरम्य घाटी में यहाँ केला देवी का भव्य मंदिर अपने शिल्प और स्थापत्य के कारण दर्शनीय है। केला देवी महालक्ष्मी के अवतार के रूप माने जाती हैं। मंदिर के पीछे काली सिंध नदी बहती है। मंदिर में महालक्ष्मी एवं चामुंडा माता की प्रतिमा है। देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, साथ में ये कहाँ पर है, इसका स्थान जो है वो इम्पोर्टेंट है। सफेद संगमर से बना यह भव्य मंदिर अपनी लहराता दाल पतकाओं के सफेद एवं लाल रंगों के सम्मिश्रण का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। केला देवी के सामने हनुमान मंदिर है, जिसे स्थानीय लोग लंगुरिया कहते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। केला देवी करौली के यदुवंशी राज परिवार की कुल देवी है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि केला देवी करौली के यदुवंशी राज परिवार की कुल देवी हैं। चैत्र मास के नवरात्र के दौरान यह आस्था स्थल सजीव हो उठता है। इन दिनों हजारों की संख्या में सुहागिनी स्त्रियां अपनी पारंपरिक वेशभूषा में मां केला देवी की पूजन अर्चना करने अपने सुहाग की मंगल कामना के लिए आती हैं। इन दिनों लगने वाले मेले का एक प्रमुख आकर्षण है लंगूरिया नृत्य। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। अलगोजों की धुनों पर लांगुरिया गीत नाचते युवक युवतियों की टटोलियां मेले के वातावरण को और भी भक्तिमय कर देती हैं। देवी के चमत्कारों के बारे में आज की अनेक जनश्रुतियां प्रचलित हैं। इसके बाद है जय वाय माता। जय वाय माता का प्रसिद्ध शक्तिपीठ जयपुर से लगभग 33 किलोमीटर पूर्व दिशा के जामड़ा रामगढ़ बांध के निकट अरावली के सुरम्य पर्वतमाला के बीच एक पहाड़ी नाके पर स्थित है। देखिए अब ये आप इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करिएगा। जय मां का पौराणिक नाम जामवंती है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। पौराणिक माता में कि जम्बू शैल और जम्बूगिरी नामक जिस पर्वत पर जैन में माता का मंदिर स्थित है, उसकी यात्रा व परिक्रमा अति पुण्य फलदायक होती है। कुछ प्राचीन खाताओं में उल्लेख है कि कछवाहा शासक दुल्हा राय अपने शत्रुओं से पराजित हो गया था और उसने देवी की आराधना की और जय माता ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। देखिए अब ये किसके उसमें आती हैं, कछवाहा शासक दुल्हा, ठीक है ना, इनके उसमें देवी माँ के आशीर्वाद से दुल्हन ने अपने पूर्ण शत्रु पक्ष पर आगमन किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। विजय प्राप्ति के बाद दुल्हे हराय ने कुल देवी जय माँ माता का मंदिर बनवाया और जो अभी तक विद्यमान है। जय माँ माता को श्रद्धालुओं की मनोती एवं मनोकामना को पूर्ण कर उन्हें सुख शांति एवं समृद्धि एवं वंशवंशी का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जय वाय माता के चमत्कारों के बारे में आज भी कई जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। तो देखिए अब ये पूछा जा सकता है कि ये किसकी कुल देवी है और किस शासक के उसमें ये मंदिर बनवाया गया था। उसके बाद है करणी माता। बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक में माँ करणी माता का मंदिर स्थित है। अब ये क्वेश्चन में जाता है कि करणी माता का मंदिर जो है कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे बीकानेर में। इसके बाद है इस मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे बिना डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। इन चूहों को स्थानीय लोग कावा कहते हैं। अब देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे घूमने वाले चूहों को क्या कहा जाता है, और बीकानेर से ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। यह करणी माता का चमत्कार माना जाता है कि हजारों की संख्या में चूहे होने पर भी यहाँ एक बार भी प्लेग नहीं फैला। करणी माता का मंदिर संगमरमर का बना हुआ है। करणी माता की मूर्ति के सिर पर मुकुट है और गले में माला है। भारत में ही नहीं अभी तो विश्व के अकेले इस चूहे के मंदिरों को चैत्र माह की नवरात्रि अश्विनी माह की नवरात्रि में 2 बार मेला लगता है। देखिए अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके जो मेले हैं वो कब कब लगते हैं, तो ये 2 बार लगते हैं नवरात्रि में। यह माना जाता है कि दर्शनों की नींव माता की द्वारा पड़ी है। करणी माता के चमत्कारों के बारे में कई जनश्रुतियां प्रचलित हैं। जीड़ माता शेखावटी अंचल का एक प्रमुख शक्तिपीठ। देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यह प्रसिद्ध शक्तिपीठ अरावली पर्वत के बीच सीकर जिले से लगभग 32 किलोमीटर दूर रेवासा में स्थित है। अब ये क्वेश्चन है कि कहाँ पे है और किस गांव में है। जीड़ माता माँ दुर्गा का अवतार माने जाते हैं। इनका असली और पूरा नाम जयमंती माला है। इसका अपभ्रंश कालांतर में जीर्ण हो गया था। इसके बाद है
जीण माता अष्टभुजा देवी है। मंदिर में देवी का सफेद संगमरमर की सुंदर भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित है। इस देवी का उल्लेख भगवत पुराण के 9वें स्कंद में भी पाया जाता है। देखिए अब ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इनका कहाँ पे जो है उल्लेख मिलता है, तो आप बताएंगे। यह शक्तिपीठ हजारों वर्ष पुराना है। यह मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण हुआ है। मंदिर के सभा मंडप संगमरमर के 24 स्तंभों पर आधारित है। लोक मान्यता है कि चूरू जिले में धांधु गांव की चौहान राजकन्या ने अपनी भाग्य से व्यंग बाणों और प्रताड़ना से व्यथित होकर सांसारिक जीवन छोड़कर आजीवन अविवाहित रहकर इस स्थान पर कठोर तपस्या की। चौहान राजकंशा कन्या के भाई हर्ष ने अपनी रूठी हुई बहन के से घर वापस जाने के लिए बहुत उन्होंने विनय की, पर वह ना मानी। तब हर्ष ने भी कठोर तपस्या को शुरू कर दी और धीरे धीरे जीर्ण ने माँ दुर्गा का स्वरूप ले लिया और हर्ष वैभव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हुए। अब ये आपको इनके नाम पता होना चाहिए। हर्ष और जीर्ण से संबंधित लोग की शेखावटी में बहुत प्रिय है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस स्थान की हैं ये, ठीक है, और किस उसमें मानी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि जीर्ण माता का मंदिर हस्तिनापुर के निर्वासन के बाद पांडवों द्वारा यहाँ बनवाया गया था। यह शक्तिपीठ पर चैत्र एवं अश्वयुज दोनों नवरात्रों में देश विदेश के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। देवी के चमत्कार के अनेक लोक कथाएं जनमानस में प्रचलित हैं। त्रिपुरा सुंदरी, माँ त्रिपुरा सुंदरी का यह मंदिर वासवाड़ा से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर। देखिए अब इसका स्थान इंपॉर्टेंट है ना, ये वाली लाइन जो है। इस शक्तिपीठ की लोक में बहुत मान्यता है। त्रिपुरा मनोपसना वैदिक काल के समक्ष मानी जाती है। संपूर्ण भारत में इसका प्रसार था। अध जगद गुरु शंकराचार्य के प्रयत्नों से भारतवर्ष की शक्ति उपासना की जो लहर उठी, उसी के परिणाम स्वरूप देश में शक्ति पूजा का महत्व बढ़ा। इसी क्रम में बांसवाड़ा का शक्तिपीठ भी त्रिपुरा सुंदरी के नाम से प्रख्यात हुआ। राजस्थान से बांसवाड़ा डूंगरपुर के क्षेत्र में यह देवी तीर्थ तरतई माता के नाम से जानी जाती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी माता जो है वो तरतई माता के नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे त्रिपुरा सुंदरी। तरतई शब्द त्रितई का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है त्रितत्व से युक्त, यानी 3 तत्वों से युक्त। त्रिपुरा सुंदरी के वर्तमान मंदिर में जीर्णोद्धार सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी में होने के कुछ उल्लेख मिलते हैं। मंदिर को वर्तमान भव्य स्वरूप देने का कार्य 1977 ईस्वी में प्रारंभ किया था। इसके पूर्व यह देवी तीर्थ उमरई गांव के पास बीहड़ व वन्य प्रदेश में झोपड़ी नुमा मंदिर के रूप में अव्यवस्थित था। वर्तमान मंदिर में गर्भगृह के काले पत्थर की मां त्रिपुरा की अष्टभुजा भुजाओं एवं भव्य प्रतिभा प्रतिष्ठित है। सिंहवाहिनी राजेश्वरी त्रिपुरा की 18 भुजाओं में दिव्य आयुध है। प्रतिमा के पृष्ठ भाग में प्रभा मंडल की 9 छोटी छोटी देव मूर्तियां हैं। मां के पृष्ठ भाग में योगिनियों की बहुत ही सुंदर मूर्तियां अंकित हैं। मूर्ति के नीचे पीढ़ी पर श्री चक्र अंकित है। मां त्रिपुरा की उपासना श्री चक्र पर की जाती है। संत ग्रंथों की में श्री महात्रिपुरा सुंदरी को जगत का बीज एवं परम शिव का दर्पण कहा जाता है। देखिए अब इस वाले इसमें ये जो पैराग्राफ है ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन करिएगा। कालिका पुराण के अनुसार त्रिपुरा शिव की भार्या होने से इन्हें त्रिपुरा कहा जाता है। त्रिपुरा रहस्य आदि ग्रंथों में त्रिपुरा सुंदरी की कथा उल्लिखित है। इस एक बार भांडासुर के उत्पात से जब जगत त्रस्त हो गया था, तब देवताओं के आग्रह पर भगवती आदि शक्ति त्रिपुरा सुंदरी के रूप में प्रकट हुई। समस्त आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने आए भांडादित्य के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवती त्रिपुरेश्वरी ने उसे भस्म कर दिया। पंचाल समाज माँ त्रिपुरा की कुलदेवी के रूप में उपासना करता है। देखिए अब कौन सा समाज है ये पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे पंचाल। 14 चोखला पंचाल समाज ने यहाँ 2006 में स्वर्ण कीर्ति स्तंभ बनवाया और वर्तमान में समाज की देखरेख में भव्य मंदिर का निर्माण प्रगति पर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका लोक वाद्यतंत्र। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी कई बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि रीड के लिए ही इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करें तो उन सब में ही ये चीज़ें पूछी जाती हैं राजस्थान के रेफरेंस में। चाहे आप यूपीएससी की कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की कर रहे हैं, या फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, या आप सेकेंड ग्रेड की कर रहे हैं, तो उनमें ये सभी जो पार्ट हैं राजस्थान के वाद्य यंत्र वाला तो ये इंपॉर्टेंट है। लोक जीवन को सरस बनाने, उसे नई ऊर्जा प्रदान करने में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजस्थान में पाए जाने वाले कतिपय लोक वाद्य यंत्रों की यह जानकारी प्रदान की जा रही है। अब देखिए ये जो है पूरा की पूरा ही इम्पोर्टेंट है और इसको इन्होंने वाद्य यंत्रों को जो है इन्होंने वर्गीकरण किया है कि कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अवनद यानी कि चमड़े से युक्त होते हैं। धन यानी कि धातु से बना होता है। तत्
तार लगे हुए होते हैं और उससे मैंने फूंक से बजाने वाले। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर ये यंत्र किस तरीके के उसमें आता है कैटेगरी में। चंग, भपंग, मादाल, नगाड़ा, एकतारा, ये जो हैं ये आपके जो है अवनद में आते हैं, यानी कि ये चमड़े से युक्त हैं। फिर उसके बाद धने यानी कि धातु से बना हुआ मंजीरा, खड़ताल, ताश। देखिए मंजीरा तो आप लोगों ने देखा भी होगा, मंदिरों वगैरह में बहुत बजाया जाता है। फिर तार से लगे हुए यानी कि सारंगी, तंदूरा, जंतरा, रावण हत्ता, ठीक है। फूंक से बजने वाले अलगोजा, शहनाई, पुंगी, तुरई। देखिए ये जो यंत्र है ना, ये बेसिकली आपके जितने भी हैं ये सब राजस्थान में ही देखने को मिलेंगे आपको। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वाद्य यंत्र बजाने वाले हुए हैं जो विश्व में भी काफ़ी फेमस हुए हैं, यानी कि वर्ल्ड में उनका बहुत अधिक नाम है। देखिए अब इसमें बताएंगे आपको। जैसे एकतारा एक प्राचीन वाद्य है। गोल तंबू में एक बांस फंसा दिया जाता है, तंबू पर ऊपरी हिस्सा काटकर उस पर चमड़ा मढ़ दिया जाता है, बांस से छेद कर उसमें खूंटी लगाकर उसे एक तार कस दिया जाता है, इस तार को अंगुली से बजाया जाता है और यह वाद्य यंत्र एक हाथ से ही बजाया जाता है। मीराबाई एकतारा ही बजाती थी, आपने देखा होगा मीराबाई की फोटो। देखिए इसमें आपके शायद बता भी रखे हैं, देखिए ये आपके है ना, ये इसमें बता रखे हैं ये जो आपके वाद्य यंत्र हैं ये कौन कौन से हैं। इसे हम नगाड़ा बोलते हैं इस वाले को, ये वाला देखिए नगाड़ा है, ये रावण हत्था है, ये आपका कामच है। तो ये बहुत सारे यंत्र हैं आपके जो राजस्थान में बेसिकली आपके यूज़ किए जाते हैं। एकतारा, इसके बाद है भपंग। यह बात कटे हुए तुम्बे से बना होता है जिसके एक सिरे पर चमड़ा मड़ा होता है, चमड़े में एक छेद निकालकर उसके जानवर की आंत का तार या प्लास्टिक की डोरी डालकर उसके सिरे पर लकड़ी का एक टुकड़ा बांध दिया जाता है। वादक इस बांध को कांख में दबाकर एक हाथ से उस डोरी या तांत को खींचकर या ढीला छोड़कर उस पर दूसरे हाथ से लकड़ी के टुकड़े से प्रहार करता है। अलवर क्षेत्र में विशेषकर मेव लोगों में यह बात काफी अंतर है। देखिए अब ये जो लाइन है ना ये आपकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, कि ये बेसिकली आपका कहाँ बजाया जाता है, तो ये अलवर क्षेत्र में जो है वो बहुत ज़्यादा बजाया है। जैसे इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट थी कि मीराबाई जो है वो एक तारा ही बजाती थी, ठीक है। सारंगी, राजस्थान में सारंगी में विविध रूप दिखाई देता है। मिरासी, लंगा, जोगी, मगड़ियार आदि कलाकार सारंगी के साथ ही गाते हैं। सारंगी सागवान, कैर और रोहिड़ा की लकड़ी से बनाई जाती है। सारंगी के तार बकरे की आंत के और गज के में घोड़े की पूंछ के बाल बांधे होते हैं। सारंगी की तरह ही कमायचा, सुंदरा व चकीरा बाद हैं। देखिए अब ये जो है ना पूरा की पूरा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके कलाकारों के नाम आ गए जो बजाते हैं ज़्यादातर, मतलब किस जाति के लोग बजाते हैं और किस तरीके से ये बनाया जाता है ये भी है इसमें। उसके बाद है तंदूरा, इसमें 4 तार होने के कारण कहीं कहीं इसे चौतारा भी कहते हैं। यह पूरा लकड़ी का बना होता है। कामड़ जाति के लोग तंदूरा ही बजाते हैं। देखिए अब ये फिर इंपॉर्टेंट लाइन है कि कौन सी जाति के लोग बजाते हैं, कामड़ जाति के। यह तान पूरे से मिलता जुलता बांध है। फिर इसके बाद जंतर, यह वाद मीणा की तरह होता है। वादक इसको गले में डालकर खड़ा खड़ा ही बजाता है। वीणा की तरह ही इसमें 2 तंबू होते हैं, इसके बीच बांस की लंबी नली लगी होती है। इसमें कुल 4 तार होते हैं और राजस्थान में ये गुजर भोपों में प्रचलित वाद है। देखिए अभी इसकी ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन सा वाद्य यंत्र किस में बजा किस जाति के द्वारा बजाया जाता है, ये इसका मेनली बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। इसके बाद है रावण हत्ता। रावण हत्ता भोपों का मुख्य वाद्य है। इसे बनाने के लिए नारियल की कटोरी पर खाल मढ़ी जाती है जो बांस के साथ लगी होती है। बांस में जगह जगह खूंटियां लगा दी जाती हैं जिनमें तार बांधे होते हैं। यह वालियन वैलिन की तरह गज में बजाया जाता है। इसे एक सिरे पर कुछ घुंघरू बंधे होते हैं। बजाते समय हाथ के ठुमके से घुंघरू भी बजते हैं। अब ये किसका मुख्य वाद्य यंत्र है, ये आपका जो है भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। उसके बाद है अलगोजा, यह एक फूकमान है। यह बांसुरी की तरह होता है। वादक 2 गोल गोजे मुंह में रखकर एक साथ बजाता है। एक अलगोजे पर स्वर कायम किया जाता है तो दूसरे पे स्वर बजाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका शहनाई, यह एक मांगलिक वाद्य है। सब बहुत लोग देखा होगा आप लोगों ने शहनाई तो बजाते हुए। चिलम की आकृति का यह बांध शीशम व सागवान की लकड़ी से बना जाता है। बांध के ऊपरी सिरे पर ताड़ के पत्ते तूती बनाकर लगाई जाती है। फूंक देने में से इसमें से मधुर संगीत निकलता है, स्वर निकलता है। पुंगी, यह बाद एक विशेष प्रकार के तुम्बे से बना होता है। तुम्बे के ऊपरी हिस्से पर लंबा व पतला तथा नीचे का हिस्सा गोल होता है। तुम्बे के निचली गोल हिस्से में छेद कर 2 नलियां लगाई जाती हैं। इन नलियों के स्वरों में छेद होते हैं। अलगोजे के समान ही एक नली के स्वर कायम किया जाता है और दूसरे के स्वर निकले जाते हैं। इसे कालबोलिया का ये है मुख्य वाद्य यंत्र। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है। नगाड़ा, ये 2 प्रकार का होता है।
एक छोटा व दूसरा बड़ा। छोटे नगाड़े के साथ नागड़ी भी होती है। इसे लोक नाट्यों में शहनाई के साथ बजाया जाता है। लोक नृत्य में नगाड़े की संगत के बिना रंगत ही नहीं आती है। बड़ा नगाड़ा धातु के लगभग 4-5 फुट गहरी अर्ध अंडाकार कुंडी के भैंसे की खाल मड़कर चमड़े के डोरियों से कसा जाता है। इसे बम या धामक भी कहते हैं। देखिए, अब ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है। इनके दूसरे जो नाम हैं, यह युद्ध के समय रणभेरी के रूप में जाता था। इसे लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। देखा होगा ना आप लोगों ने नगाड़ा कैसे बजता है। ढोल राजस्थानी लोक वाद्यों में ढोल का एक प्रमुख स्थान है। यह लोहे व लकड़ी के गोल घेरे पर दोनों तरफ चमड़ा मड़कर बनाया जाता है। इस पर लगी रस्सियों से को कड़ियों के सहारे खींचकर इसे कसा जाता है। वादक इसे गले में डालकर लकड़ी के डंडों से बजाता है। देखिए, ढोल तो राजस्थान में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना ढोल के तो हमारे यहाँ शहनाई नहीं बजती, कह सकते हैं ना। शादियों में जब तक ढोल नहीं है तो लोग नाचते नहीं है। फिर है मादल। मिट्टी से बनी मादल का आकार ढोलक जैसा होता है। इस पर हिरण व बकरे की खाल मड़ी होती है। यह वाद मीलों व गसलियों का प्रमुख वाद है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है चंग। होली के अवसर पर बजाए जाने वाला यह ताल बांध लकड़ी के गोल घेरे से बना होता है। इसके एक तरफ बकरे की खाल मड़ी जाती है और इसे दोनों हाथों से बजाया जाता है। इसे ठप भी कहते हैं। देखिए, अब इसमें जो है ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है कि होली के अवसर पर यह वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। खजरी, यह ठप की एक लघु आकार है। ठप की तरह इस पर भी चमड़ा मड़ा होता है। इसे कामड़ व भील व कालवेरिया आदि बजाते हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस जाति के लोग जो हैं इसे बजाते हैं। देखिए, इसमें ये बता रखा है शहनाई तो आप लोगों ने देखी है, सारंगी भी हम लोगों ने देखी है। ये भापंग नहीं देखा होगा, बहुत रेयर देखने के लिए मिलता है। रावण हत्था हो गया, नगाड़ा हो गया, कामिचा हो गया, ये भी हम लोगों ने देखा है। मोरचंग, तुरही देखी होगी आप लोगों ने। ढोल हो गया। इसके अलावा ये जंतर है, ये पुंगी तो सभी ने देख रखी होगी। खजरी, ये अलगोजा है। देखिए, दो इसमें बांसुरी टाइप की होती हैं। फिर ये तंदूरा हो गया, ये चंग है। ये मॉडल हो गया, ये एक तारा है। बाकिया हो गया, ये खड़ताल है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसके अलावा भी राजस्थान में अनेक लोक बात प्रचलित हैं, जिसमें मोरचंग, चिकारा, तुरही, खड़ताला, मंजीरा, झांझ, काशी की थाली, भाकिया, भूगल, मशक, ताशान, नौबत, धोसा, ढोलक, डेरू आदि उल्लेखनीय है। ये वाद राजस्थान के जनजीवन में इस प्रकार रच बस गए हैं कि इनका प्रत्येक स्वर यहाँ की मिट्टी और संस्कृति की गंध लिए होता है। देखिए, ये जो बचे हुए हैं ना, इसमें जब हम राजस्थान के नोट्स में डिस्कशन करेंगे ना, तब ये हम सारे के सारे लाएंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि किस जाति के लोग इनको यूज करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट प्रमुख लोक नृत्य। मस्ती, उल्लास और आनंद के अतिरेक में की गई थिरकन ही नृत्य है। राजस्थान एक भौगोलिक विविधता वाला प्रदेश है। इस विविधता में नृत्यों को भी वैदिक प्रदान किया है और अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नृत्य विकसित हुए हैं। देखिए, गैर नृत्य, गोल घेरे में इस नृत्य को रचना होने के कारण यह घेर या कालांतर में गैर कहा जाने लगा। होली के दिनों में मेवाड़ और बाड़मेर में इस नृत्य की धूम मची रहती है। इस नृत्य की सारी परिक्रियाएं प्रक्रियाएं और पद संचालन तलवार युद्ध, पट्टेबाजी जैसी लगती है। यह केवल पुरुषों का नृत्य है। मेवाड़ एवं बाड़मेर में गैर नृत्य के मूल रचना एक ही प्रकार की है, किंतु नृत्य की लय, चाल और मंडाल में अंतर होता है। देखिए, अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि केवल पुरुषों का नृत्य कौन सा है, तो गैर नृत्य है। ठीक है। इसके बाद है गीदड़ नृत्य। यह शेखावटी का लोकप्रिय नृत्य है। सुजानगढ़, चूरू, राजगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये बहुत लोकप्रिय है। नगाड़ इस नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र होता है। नगाड़ा, इसमें नर्तक अपने हाथ को छोटे छोटे डंडे लिए होते हैं और नगाड़े की ताल के साथ इन डंडों को टकराकर नर्तक नाचने लगता है। जैसे जैसे नृत्य गति पकड़ता है, नगाड़े की ध्वनि भी तीव्र होती चली जाती है। इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के स्वांग भी निकाले जाते हैं, जिसमें साधु, शिकारी, सेठ सिताने, दूल्हा दुल्हन आदि उल्लेखनीय है। अब देखिए, इसमें स्थान दे रखे हैं और ये कहाँ का लोकप्रिय नृत्य ये बता रखा है इसमें, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इसमें किन किन प्रकार के स्वांग किए जाते हैं ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें। इसके बाद है चंग नृत्य। चंग यह पुरुषों का नृत्य है। इस नृत्य में हर एक पुरुष के 5 चंग होते हैं। वह चंग बजाता हुआ गोल घेरे में नृत्य करता है। नृत्य करते हुए लय के साथ चंग बजाते हुए नृतक अपने स्थान पर चक्कर लगाता है। इसे चंग के साथ बांसुरी का भी प्रयोग होता है। इस नृत्य में धमाल और होली के गीत गाए जाते हैं। इस नृत्य में अंग संचालन काफी मनोहारी होता है। फिर है डांडिया नृत्य। यह मारवाड़ का लोकप्रिय नृत्य है। गैर, गीदड़ और डांडिया तीनों ही नृत्य वृत्ताकार होते हैं। डांडिया नृत्य में पुरुषों की टोली हाथ में लंबी छड़ियां लेकर नाचती है। इसमें शहनाई, नगाड़ा बजाया जाता है। नर्तक आपस में डांडियां टकराते हुए घेरे में नृत्य करते हैं।
ढोल नृत्य यह जालोर का प्रसिद्ध नृत्य। देखिए अब इन सब में ना इनके स्थान दे रखे हैं, जैसे इस ये मारवाड़ का हो गया, ये जालोर का हो गया, तो इनका आप विशेष ध्यान रखिएगा। यह जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है, यह भी पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। इसमें एक साथ 4-5 ढोल बजाए जाते हैं। इसमें पहले मुखिया ढोल बजाता है, फिर अन्य नर्तक कोई मुंह से तलवार लेकर, कोई हाथों में डंडे लेकर, कोई रुमाल लटकाकर नृत्य करते हैं। यह नृत्य प्राय विवाह के अवसर पर किया जाता है। अग्नि नृत्य धधकते अंगारों पर किया जाने वाला ये नृत्य जसनाथी संप्रदाय के लोग करते हैं। देखिए फिर से इसमें आ गया, ठीक है। यह नृत्य रात्रि में आयोजित होता है। इस नृत्य में नर्तक कई बार अंगारों के ढेर में नाचते हुए पार करता है। इतना ही नहीं, ये नर्तक उन अंगारों पर कभी हाथ में उठाते हैं, मुंह में डालते हैं, कभी अपनी झोली भरकर नाना प्रकार के करतब करते हैं। नर्तक अग्नि में इस प्रकार खेलते हैं जैसे अंगारों से नहीं, फूलों के खेल रहे हैं। यह नृत्य भी पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। बमरसिया नृत्य यह अलवर और भरतपुर के क्षेत्र का नृत्य है। इस नृत्य में बड़े नगाड़े का प्रयोग होता है। इसे 2 आदमी बड़े डंडों की सहायता से बजाते हैं और नर्तक रंग बिरंगे फूंदों पंखों से बंधी लकड़ी को हाथों में लिए उसे हवा में उछालते हुए नाचते हैं। वाद्य यंत्रों में नगाड़े के अलावा थाली, चिमटा, ढोलक, खड़ताल और मंजीरा आदि का प्रयोग किया जाता है। नृत्य के साथ होली के गीत और रसिया गाया गया जाता है। बम के साथ रसिया गाने में इस नृत्य का नाम बमरसिया प्रसिद्ध हुआ। देखिए इसने फिर वही क्षेत्र बताया है कहाँ पे ये प्रसिद्ध है। घूमर नृत्य ये समूचे राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य। यह नृत्य मांगलिक अवसरों व पर्वोत्सव पर आयोजित होता है। यह महिलाओं का नृत्य है। इसमें लहंगा पहने स्त्रियां जब चक्कर लेकर गोल घेरे में नृत्य करती हैं तो उसके लहंगे का घेर व हाथों का लचकदार संचालन देखते ही बनता है। देखिए घूमर तो आप लोगों ने राजस्थान के हैं तो हम सभी ने देखा है, और ये डांस जो है अपने आप में बहुत ही फेमस है। इसके बाद है तेरा ताली नृत्य। यह कामर जाति का अनोखा नृत्य। देखिए फिर से जाति किस जगह का ये सब आपको पता होना चाहिए। यह नृत्य ही ऐसा है जो बैठकर किया जाता है। इसमें स्त्रियां अपने हाथ पैरों को मंजीरे बांध लेती हैं, फिर दोनों हाथों से डोरी बंधे मंजीरों को दुर्गति की ताल और लय के शरीर पर बंधे मंजीरों पर प्रहार करते हुए विविध प्रकार की भावनाएं प्रदर्शित करती हैं। यह चंचल और लचकदार नृत्य देखते ही बनता है। पुरुष तंदूरे की तान पर मुख्यतः रामदेव जी के भजन गाते हैं। भवाई नृत्य यह नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए अधिक प्रसिद्ध है। इस नृत्य में विभिन्न शारीरिक कर्तव्य देखने पर अधिक बल दिया जाता है। यह उदयपुर संभाग में अधिक प्रचलित है। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट है अनूठी नृत्य अदायगी शारीरिक क्रियाओं का अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी की विविधता इस नृत्य की प्रमुख विशेषता है। तेज लय के सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, जमीन पर पड़े रुमाल को मुंह से उठाना, गिलासों पर नाचना, थाली के किनारों पर नृत्य करना, तलवार की धार पर, कांच के टुकड़ों पर और नुकीले कीलों पर नृत्य करना इस नृत्य का रोचक बनाता है। देखिए ये तो हम लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने। भवाई नृत्य राजस्थान की पहचान है एक तरीके से आप कह सकते हैं। फिर है इसके बाद गावरी नृत्य। यह मेवाड़ के भीलों द्वारा किए जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। मंदाल और थाली की थाप पर गावरी नृत्य के कई समांगों को प्रदर्शन होता है। राई और बूढ़िया इसके प्रमुख पात्र हैं। राखी के दूसरे दिन यानी भाद्रपद की एकम से लेकर 40 दिनों तक नृत्य किया जाता है। इस अवधि में गावरी नृत्य करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं, व्यासनाओं से दूर रहते हैं, हरी शाक नहीं खाते हैं, पर जमीन पर सोते हैं। गावरी नृत्य माँ गोरज्या जो कि माँ पार्वती देवी या गौरी का रूप की आराधना के लिए किया जाता है। 40 दिनों के बाद गलावड़ और बलावड़ की रस्म के साथ गावरी नृत्य को विराम दिया जाता है। यह नृत्य सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है और महिला पात्र भी पुरुष ही बनते हैं। इसके बाद है आपका कालबेलिया नृत्य। राजस्थान में सपेरा जाति की यह प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य में शरीर की लोच और लय ताल पर गति का मंत्र मुक्त कर देने वाला तालमेल देखने को मिलता है। अधिकतर इसमें 2 बालाएं महिलाएं बड़े घेरे वाला बाला घाघरा और घूंघर पहनकर नृत्य प्रस्तुत देती हैं। नृत्यांगना काले रंग की कशीदाकारी की नई पोशाक पहनती हैं जिस पर कांच, मोती, कोड़ियाँ, कपड़े के रंगीन झालर आदि लगे होते हैं। नृत्य में पुरुषों के द्वारा पुंगी चंग बजाई जाती है, दूसरी महिला गीत गाकर संगत देती है। मारवाड़ अंचल का यह नृत्य काफ़ी लोकप्रिय और हाल ही में इस नृत्य को यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा कच्छी घोड़ी नृत्य, कंजट वालाओं का चक्री नृत्य, चरी नृत्य और चिरमी नृत्य भी आकर्षित हैं। इसके साथ ही वर्ष भर में लगने वाले मेले, संगीत, विद्या से जुड़ी पारंपरिक जातियां और घराने, लोक नाट्य, ख्याल गायकी, मांडले, मेहंदी, झांसी, सांझी, गोदना, हस्तकला आदि राजस्थानी संस्कृति की ओर से अधिक मोहकता प्रदान करते हैं।
इन सब में राजस्थानी माटी की महक रची बसी है। राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, जयपुर कथक केंद्र जयपुर, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, रविंद्र मंच जयपुर, पश्चिम संस्कृति केंद्र यानी कि शिल्पग्राम उदयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर और कई संग्रहालय हमारी लोक संस्कृति के वादक और संरक्षक हैं। देखिए, इसमें मेले और उनके बारे में बात नहीं की गई है, तो वो हम अगले उसमें देखेंगे। देखिए, अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप एक बार नहीं बल्कि 2-2 3-3 बार पढ़िएगा, क्योंकि जितनी बार आप इसे रीड करेंगे ना, आपको नई चीज़ ही याद होगी और आपको नई बातें देखने के लिए मिलेंगी। तो इस चैप्टर को आप जितना ही बार रिवाइज़ कर सकते हैं, उसको उतनी बार रिवाइज़ करिएगा। आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।